सिनेमा घर कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए उपासना जग्गा का नमस्कार। साथियों, आज के इस सिनेमा घर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पारिवारिक कहानी जिसमें आपसी प्रेम है, त्याग है, मिलन है, आपसी सौहार्द है, यानी कि एकता की पूरी मिसाल है ये फिल्म का नाम है दो रास्ते। सन 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का जो निर्देशन और निर्माण किया है वो किया है राज खोसला ने। इस फिल्म के लेखक अख्तर रोमानी हैं और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाओं में हैं वो हमारे अभिनेता हैं राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, कामिनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, असित सेन और लीला मिश्रा आदि। तो सबसे पहले आपको आज के इस फिल्म के जो कलाकार हैं उनका परिचय करा देते हैं। राजेश खन्ना जो हैं वो सत्येन गुप्ता के रूप में हैं और बलराज साहनी नवेंदु गुप्ता, मुमताज रीना के रूप में है। प्रेम चोपड़ा ने किरदार निभाया है बिजू गुप्ता का। कामिनी कौशल माधवी गुप्ता के किरदार में है जो कि नवेंदु की पत्नी बनी हुई हैं। वीना जो है माँ की भूमिका है, श्रीमती गुप्ता उसे इस फिल्म में संबोधित करते हैं। जूनियर महमूद राजू गुप्ता के नाम से हैं। बिंदु नीला गुप्ता का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया है। जयंत जो हैं वो खान की भूमिका है और लीला जो मिश्रा हैं वो भागवंती का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया है। इस फिल्म के जो गीत हैं वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगर इस फिल्म की कथा की हम बात करें तो फिल्म फेयर का जो सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार है वो इस फिल्म को मिला है। जी हाँ, चंद्रकांत कागोडकर, उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और जो इस फिल्म के गीत हैं बहुत ही अच्छे हैं, कर्णप्रिय हैं, मधुर है और आज भी अगर हम इन्हें सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और इस फिल्म में जो आवाज़ें दी हैं जो कलाकारों ने, उनके नाम हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार। तो इस तरह से ये जो फिल्म है बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। तो चलिए अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म है दो रास्ते। चलिए आज की जो फिल्म की शुरुआत है वो करते हैं हम। नवेंदु गुप्ता जो कि बलराज साहनी हैं वो अपने छोटे भाई बिजू गुप्ता की चिट्ठी पढ़ते हुए उत्साहित हो रहे हैं। बिजू गुप्ता जो हैं वो प्रेम चोपड़ा हैं और ये जो बिजू गुप्ता हैं ये इनके भाई जो हैं वो लंदन में पढ़ते हैं। वहाँ से उन्होंने ये चिट्ठी उन्हें लिख भेजी है क्योंकि वहाँ पर वो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसमें अव्वल आए हैं। तो बिरजू ने वो जो चिट्ठी है अपने बड़े भाई नवेंदु को लिखी है और सभी परिवार के जो लोग हैं वो एकत्रित होकर उस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। और एक जॉइंट फैमिली में जैसा कि होता है कि जब एक चिट्ठी आती है तो घर में भाई है, भाभी है, माँ है, बच्चे हैं, सब मिलकर किस तरह से वहाँ का जो सीन होता है इस फिल्म में दिखाया गया है। और बिज्जू लिखते हैं कि आज जो भी हूँ मैं अपने बड़े भाई की वजह से हूँ और वो मेरे लिए देवता समान है और मैं आज उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब नवेंदु जो गुप्ता हैं वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था कि वो अपने दोनों सौतेले भाइयों का ध्यान रखेंगे। नवेंदु गुप्ता के जो दो सौतेले भाई हैं, एक तो वही बिरजू है और दूसरे जो सौतेले भाई हैं
उनका नाम है सत्येन यानी कि राजेश खन्ना, और उनकी एक सौतेली बहन भी है गीता, जो कि कुमुद बोले हैं। और इस तरह से वो सभी का ध्यान रखते हैं नवेंदु गुप्ता, क्योंकि परिवार के सबसे बड़े भाई हैं, अतः उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई बहनों का ख्याल रखे। तो उन्होंने अपने पिता को ये वचन दिया था कि मैं उम्र भर अपने सभी भाई बहनों का ध्यान रखूंगा, ख्याल रखूंगा। नवेंदु गुप्ता के पिता अक्सर उस समय एक गीत सुनते थे, एक बंगला बने प्यारा। तो बस वही जो गीत है वो ही हमेशा उनके घर में गूंजता रहता है। और नवेंदु के जो पिता थे वो भी सपना जो है सच करना चाहते थे, इसलिए नवेंदु गुप्ता ने जो उनका ये अपना घर था उसे गिरवी रखने के लिए दे दिया और अपने भाई बिरजू को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। उन्होंने सोचा था कि घर तो फिर मिल जाएगा, बन जाएगा, लेकिन भाई की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब जो वो भाई है, जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है, जब वो वहाँ से वापस भारत आएगा तो वो सारा कर्जा उतार देगा। और ऐसा ही हुआ। जो बिजू है वो वहाँ से पढ़ने के बाद अब घर आ रहा है, सभी घर में खुश हैं। सत्येन, जो कि राजेश खन्ना के रूप में है, वो कॉलेज में पढ़ते हैं और सत्येन के भी बड़े बड़े सपने हैं और वो भी चाहते हैं कि वो अपने भाई की नज़र में खरा उतरें। बहुत मेहनत करते हैं और रोज़ उनका कॉलेज में आना जाना होता है। उनके बहुत से मित्र भी होते हैं। वहीं पर कॉलेज में सत्येन का जो सामना है, वहाँ की एक लड़की होती है रीना यानी कि मुमताज़, उनसे होता है, जो कि उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। सारे फ्रेंड्स उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। बहुत ही चुलबुली है, सुंदर है, खूबसूरत है और इधर उधर घूमती रहती है। सभी उनकी एक झलक को पाने के लिए तड़प उठते हैं, लेकिन कभी भी कोई इनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करती, क्योंकि जो उनका जो थोड़ा सा घमंड है वो थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि वो सुंदर है, इसलिए वो किसी से भी बात ज़्यादा पसंद नहीं करती। और सारे दोस्त छुप छुप कर उन्हें कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं। और एक दिन इसी तरह से जो सारे दोस्त होते हैं वो सत्येन को कहते हैं कि अगर तुम इससे बात कर लो और इससे कुछ प्यार का नाटक कर लो तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो सत्येन ने कहा ये तो एक छोटी सी बात है, और इस तरह से उन्होंने एक छोटी सी योजना बनाई कि किस तरह से एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है। वो तरकीब उन्होंने सत्येन ने अपने सारे दोस्तों को बताई और योजना अनुसार सब कुछ हो ही रहा था। तो एक दिन रीना अचानक वहाँ पर आ जाती है और सभी मित्र जो हैं सत्येन के, उनसे बात करने लगते हैं, छुप छुप कर देखने लगते हैं। और सत्येन भी रीना के पास जाके उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है और बड़े बड़े बोल बोलता है। और रीना भी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। तभी सत्येन ये गीत गाने लगते हैं। ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
सुना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। शिकायत करते हैं सारे, इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, और सिनेमा घर में आज आप सुन रहे हैं फिल्म दो रास्ते की कहानी। तो अभी तक जो हमने आपको बताया, तो इस तरह से ये गाना सत्येन और रीना एक दूसरे के लिए गा रहे हैं, और दोनों अभी जो है प्यार का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सत्येन के दोस्त हैं और दूसरी तरफ रीना की सहेलियां। इस तरह से ये नाटक चल रहा होता है। इसी बीच रीना सत्येन को कल मिलने के लिए स्विमिंग पूल में बुलवाती है, और वो भी कल आने का वादा करते हैं। अगले दिन सत्येन मिलने के लिए जब स्विमिंग पूल के पास होते हैं, तो वो गलती से जो वहाँ पर लेडीज़ रूम होता है वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो होती हैं, जो तैराकी करने के लिए वहाँ आई होती हैं, वो वहाँ पर होती हैं। तो सभी मिलकर उसे तंग करती हैं और सत्येन को पानी की ओर धकेल देती हैं। तभी एक जो लड़का वहाँ पर होता है वो रीना को छेड़ता है। तभी सत्येन का वहाँ पर आना होता है और उस लड़के को सत्येन खूब मारता पीटता है। अंत में मार खाकर वो लड़का भाग जाता है। इसी बीच रीना मन ही मन खुश हो जाती है। मन ही मन रीना सत्येन को चाहने लगती है।
तो इसी तरह से जो मुलाकातों का दौर है वो चलता चला जाता है और क्लास चल रही होती है कॉलेज में, और इसी बीच जो सत्येन है अपने दोस्तों की मदद से रीना के पीछे एक कागज चिपका देता है जिस पे लिखा होता है 440 वोल्ट। और जब टीचर रीना को एक जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर ब्लैक बोर्ड के पास बुलवाते हैं तो सभी देखकर हंसने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता, रीना तो हैरान है, परेशान है कि सारे उन पर क्यों हंस रहे हैं। यानी कि रीना का तो मजाक बनाया जा रहा था, उन्हें तो नहीं पता, लेकिन पूरी क्लास जान जाती है कि उनके पीछे जो लिखा है। अब धीरे धीरे जब रीना को पता चल जाता है, क्योंकि वो चुपके से देख लेती है कि सत्येन अपनी किताब को ऊपर नीचे करते हुए इशारा कर रहा है, यानी कि जो ये शरारत थी वो सत्येन की ही थी। इस तरह से काफ़ी हंसी मजाक होता है, वो नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में सारा माहौल जो है वो ठीक हो जाता है। इसी बीच में जो बिजू है वो लंदन से घर आता है। घर में सभी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी आवभगत में लग जाते हैं। तभी जो भाभी हैं, माधवी भाभी, वो बिजू के कोट में एक तस्वीर देखती है। बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर होती है। वो तस्वीर नीला की होती है, यानी कि बिंदु की, जो विदेश में बिजू के साथ ही पढ़ती है। फिर पता चलता है कि नीला और बिजू आपस में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसी बीच ये भी पता चलता है कि जो नीला है वो रीना की बहन है। रीना तो भारत में ही रहती है, जबकि नीला जो है पढ़ने के लिए विदेश गई थी। रीना के जो पिता हैं वो हैं प्रसाद, यानी कि असित सेन, और उनकी जो पत्नी है भागवंती लीला मिश्रा हैं, जो वो एक दिन अपनी बेटी नीला का रिश्ता लेकर सत्येन के घर आते हैं। अब जब सत्येन के घर वो आते हैं तो साथ में रीना भी होती है, क्योंकि प्रसाद और जो भागवंती है वो चाहते हैं कि रीना भी उनके साथ चले और नीला के रिश्ते की बात करे। जैसे ही सत्येन उन्हें खिड़की से देखता है, अब तो उन्हें समझ आ जाता है कि शायद रीना अपने माता पिता को लेकर इसलिए आई है क्योंकि उसने उसको कॉलेज में तंग किया था, उसके साथ मजाक बनाया था। तो बाहर से आवाज़ आती है कि ये नवेंदु गुप्ता का घर है। तो सत्येन कहते हैं कि हाँ, नवेंदु गुप्ता का घर तो यही है, लेकिन वो घर पे नहीं है। तो वो पूछती हैं आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि मैं तो भी घर में काम करने वाला एक छोटा मोटा नौकर हूँ। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नवेंदु घर में नहीं है तो कोई ना कोई तो है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। वो अपना सत्येन जो है वो भी काफ़ी डरे हुए होते हैं और बार बार रीना से यही गुहार लगाते हैं कि कृपया वो उनकी शिकायत ना करें, क्योंकि नवेंदु जो है वो थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि जो उनको सत्येन को भाई की डांट पड़े। लेकिन जो प्रसाद और उनकी पत्नी है वो तो नीला का रिश्ता लेकर आए हैं बिजू के साथ, और वो चाहते हैं कि अगर इन दोनों की शादी तय हो जाए तो कितना अच्छा हो। इसी तरह से सब लोग मिलते हैं, भाभी मिलती हैं, भैया मिलते हैं, और खूब वहाँ पर हंसी मजाक होता है। और बाद में सत्येन को भी पता चल जाता है कि रीना मेरी शिकायत के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के रिश्ते के लिए यहाँ पर आई है। और इस तरह से ये जो रिश्ता है वो शादी में अब तब्दील होने वाला होता है। सभी के घर में खुशी की जो लहर है वो दौड़ जाती है। अगले दिन सत्येन और रीना मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और जो अब उनकी दोस्ती होती है अब वो दोस्ती नहीं रहती बल्कि प्यार में बदल जाती है। वो बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसके बाद ये गाना वहाँ पर बज उठता है।
छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न बैया, पड़ू तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न बैया, पड़ू तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी, वही बात हो गई। वो जिसका डर था मैं दर्दी, वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात
आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो रास्ते फिल्म की कहानी। तो इस गीत के बाद आइए अब अगले सीन में क्या होता है वो भी हम सुन लेते हैं। अगले सीन में भागवंती जो है लीला मिश्रा और प्रसाद जो कि असित सेन हैं, वो आपस में नीला से बातें करते हैं। भागवंती जो है वो थोड़ी सी तेज और चालाक है, और लेकिन जो प्रसाद हैं वो तो बहुत ही भोले भाले इंसान हैं, मजाक भी करते हैं। लेकिन भागवंती अपनी बेटी नीला से कहती है कि ससुराल में अच्छे से रहना, कोशिश करती है कि अगर वो अलग ही रहे, अपना मौज मस्ती करे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि परिवार में खटते खटते वो भी परेशान हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि तुम स्वतंत्र रूप से वहाँ रहना, किसी की ना सुनना, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें अपनी बेटी को बताती हैं। और कुछ दिनों बाद जो नीला है वो बिजू के साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे भी उसका मिलना होता है। नीला क्योंकि विदेश में पढ़ती है, इसलिए वो चाहती है कि वो सिविल मैरिज करे, जहाँ पर सिर्फ पति पत्नी हो और 2-3 गवाह। उनकी सहमति से वो चाहती है कि ऐसी शादी होनी चाहिए। ऐसी शादी अच्छी होती है क्योंकि वो तो मॉडर्न गर्ल है, आधुनिकता में पली बड़ी है और पारंपरिक तरीकों से वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसके विपरीत जो नवेंदु का परिवार है वो तो बहुत ही अच्छा परिवार है, जहाँ पर सभी एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, आदर मान करते हैं और सभी एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते भी हैं। लेकिन जो ये नीला है ये तो सबसे विपरीत है। जो नवेंदु की माँ होती हैं श्रीमती गुप्ता, उसे भी वो बहू के रूप में पसंद नहीं है। वो कहती है कि ये बहू हमारे घर पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये इस घर की बहू बने। लेकिन नवेंदु गुप्ता अपनी माँ को बहुत समझाते हैं और उनके समझाने के बाद जो माँ है वो राजी हो जाती है और इस तरह से बिजू और नीला की जो शादी है वो कोर्ट में हो जाती है। जैसे ही नीला से बिजू की शादी हो जाती है तो जो घर का माहौल था, जहाँ पर पहले बहुत ही शांति और सुकून था, लेकिन अब तो यहाँ पर हमेशा घर में कलह कलेश का माहौल बन गया। यानी कि सारा जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल खराब हो गया है नीला के घर में आ जाने से। नीला घर में कुछ फेर बदल, कुछ बदलाव करना चाहती हैं, इसलिए वो जो घर की पुरानी चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, उन्हें वहाँ से हटा देती है। नवेंदु का दिल तो बहुत दुखता है क्योंकि वो जो तस्वीर होती है उसके पिताजी की होती है, पुरानी चीज़ें भी उनके पिता की होती हैं। वो अंदर से तो नहीं चाहते कि ये चीज़ें वहाँ से हटाई जाएं, लेकिन इस बहू के आ जाने से वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं उसका दिल रखने के लिए। सत्येन को ये सब बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि किस तरह से भैया नवेंदु उनकी बातों में आ गए हैं। नीला अपनी मनमानी करती के सामने आ जाती है तो सत्येन उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन सत्येन अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई की ओर है। लेकिन इसी बीच जो रीना है साड़ी पहनकर, बिंदिया लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर खनकाते हुए सत्येन के पढ़ाई में थोड़ा सा विघ्न डालने की कोशिश करती है, ताकि जो सत्येन है उनका ध्यान वहाँ से पढ़ाई से भटक जाए और वो उसे प्यार से देखे कि किस तरह से वो सत्येन के लिए सज संवर कर आई है। तभी यही गीत बज उठता है।
हुआ मैंने माना हुआ तू दीवाना जुलम तेरे साथ हुआ मैं कहाँ ले जाऊं अपनी लांग का लश्कारा इस लश्कारे से आके द्वारे से इस लश्कारे से आके द्वारे से चला बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बोले कंगना किसी का सजना जवानी पे जोर नहीं बोले कंगना किसी का सजना जवानी पे जोर नहीं लाख मना कर ले दुनिया कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी गोरी नाचेगी पायल बाजेगी गोरी नाचेगी छत टूट दिए टूट जाए बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी मैंने तुझसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं केवल माँ मैंने तुझसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं केवल माँ दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे मैं तो खेलूंगी मैं तो छेड़ूंगी मैं तो खेलूंगी मैं तो छेड़ूंगी यारी टूट दिए टूट जाए बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी इसी बीच जो नीला है वो बच्चों से खूब झगड़ती है, उन्हें रेडियो चलाने से मना करती है। तभी वहाँ पर सत्येन आ जाता है। वो सत्येन से भी झगड़ा कर लेती है। मिर्च मसाला लगाकर सारी बातें बीजू से कहती है और उसे पूरी तरह से भड़काती है। सारा फर्नीचर जो नीला के पिता ने दिया था, सत्येन उसे वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर देता है। तभी नवेंदु गुप्ता वहाँ आते हैं। वो सत्येन को नीला से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। भाभी भी सत्येन को कहती है कि वो ओहदे में छोटा है, अपनी भाभी से माफ़ी मांग ले। दोनों के कहने पर सत्येन नीला से माफ़ी मांगता है। उधर बिजू और नीला अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। नीला चाहती है कि वो अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर वो स्वतंत्र रहे। बिजू उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता है और एक दिन नवेंदु गुप्ता बिजू को पूछते हैं कि क्या तनख्वाह मिली या नहीं, क्योंकि पहले जो सारे पैसे थे वो बिजू भैया को देता था, परंतु नीला अब अपने पति की तनख्वाह को अपना समझती है, इसलिए वो अपने पास रखती है। इसी बीच क्या होता है, लाला जी पैसे मकान की जो किस्त होती है उसे मांगने के लिए नवेंदु गुप्ता के पास आते हैं, लेकिन पैसे तो होते ही नहीं, क्योंकि बिजू ने अपनी तनख्वाह इस बार उनको ना देकर बल्कि अपनी पत्नी नीला को दे दी थी, इसलिए वो पैसे के लिए मना कर देते हैं और जो लाला जी हैं वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। तभी कुछ सहेलियां जो होती हैं नीला की, वो उससे मिलने के लिए घर आती हैं।
वो सत्येन को नौकर समझ लेती हैं और भाभी माधवी को उस घर की कुक समझ लेती हैं। अंत में भेद खुलता है तो पता चलता है कि ये तो घर के भाई और भाभी हैं। सारी सहेलियां नाराज होकर चली जाती हैं। इसी बीच नीला अपने मायके आती हैं और सारी बातें अपनी माँ भागवंती को बताती है। माँ भी नीला का साथ देती है और उसे अलग रहने के लिए कहती हैं। इसी बीच जो रीना है वो अपने पिता के साथ शतरंज खेलती हैं। रीना और उसके पिता जानते हैं कि ये माँ बेटी कोई ना कोई योजना जरूर बना रहे हैं। दोनों बाप बेटी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार हो जाता है क्योंकि ये माँ और बेटी किसी की भी नहीं सुनती। उनकी तो अपनी अलग लय है, अपना अलग राग है। बिजू नीला के साथ घर में आकर खूब खरी खोटी सुनाता है। नवेंदु अंत में आकर कहते हैं कि नीला ने सबका अपमान किया है, माँ का अपमान हुआ है। वो नीला से माँ से माफ़ी मांगने को कहते हैं। भाभी भी माफ़ी मांगने को कहती है कि वो माफ़ी मांगे और आराम से इस घर में रहे, लेकिन नीला कहती है कि वो पढ़ी लिखी है, अपने फैसले से संतुष्ट है। नीला माँ और भाभी से खूब बहस करती है। अंत में काफ़ी लड़ाई के बाद बिजू और नीला उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। सारा सामान लेकर जब वो दोनों जाते हैं उनके जीने के वास्ते दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। सोच समझ के पाँव रखे, समझा दो हर दीवाने को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को, एक जाए मैं खाने को। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। नीला का जो नौकर है वो कुछ रुपए नवेंदु गुप्ता को भेजता है। भाभी और नवेंदु सारे पैसे वापस भेज देते हैं। इसी बीच खान भाई कुछ रुपए देकर माँ का इलाज करवाना चाहता है। माँ की अहमियत उसे पता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और किस तरह से एक सौतेली माँ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। तभी वो माँ की कीमत समझता है। तभी बिजू माँ से मिलने आता है। माँ को अपने बड़े घर में ले जाना चाहता है और नवेंदु भी यही चाहते हैं कि माँ बिजू के घर चली जाए क्योंकि यहाँ पर पैसों की तंगी है। माँ कहती है कि इससे मर जाना ही बेहतर है। बिजू को लगता है कि नवेंदु माँ को हर बात के लिए भड़काता है। बिजू चला जाता है। इसी बीच माँ सबसे अच्छी अच्छी बातें करती है, नवेंदु से वचन लेती है कि वो परिवार का ध्यान रखे। बहुत सारी बातें वो करती हैं और अंततः उनका देहांत हो जाता है। उधर राजू और जो मुन्नी है उनकी जो 4 महीने की फीस होती है उसका नोटिस आता है। माधवी परेशान है क्योंकि घर में तो पैसे ही नहीं हैं। इसी बीच सत्येन और रीना मिलते हैं। सत्येन रीना को अपनी अलग राह चुनने को कहता है क्योंकि वो कहता है कि इस राह पे चलना संभव नहीं है, पैसे नहीं हैं, पारिवारिक बहुत सारी परेशानियां हैं। परंतु रीना
सत्येन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। सत्येन को अपने बर्थडे पार्टी में रीना बुलवाती है और कहती है कि वो उसका बेसब्री से इंतज़ार करेगी। और ऐसे ही जब रीना का बर्थडे आता है, पार्टी चल रही होती है, तो अचानक सत्येन वहाँ पर आ जाता है और ये गाना गाता है। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मैं रोज लब पे नई एक आह तकता हूँ, मैं रोज एक नए गम की राह तकता हूँ, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। उधर जो लाला जी हैं वो राशन देने से इनकार करते हैं और सत्येन अब सारी जो अपनी किताबें होती हैं उन्हें वो बेचनी पड़ती हैं, और जो पैसे एकत्रित होते हैं किताबों को बेचने के बाद उनसे वो सब्जियां खरीदते हैं और उन्हें रेहड़ी पर बेचते हैं। तभी उनका सामना नीला भाभी से होता है जो उस समय गाड़ी में जा रही होती हैं। बिजू नवेंदु से मिलता है और कहता है कि मेरी इज्जत है, मैं इज्जतदार हूँ, जनरल मैनेजर हूँ, परंतु तुम घूम घूम कर सब्जियां बेच रहे हो। बिज्जू बच्चों और गीता को अपने साथ घर ले जाना चाहता है, परंतु गीता जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसके केवल 2 भाई हैं और वो इन दोनों भाइयों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगी, ना कि एक गैर जिम्मेदार भाई यानी कि तुम्हारे साथ। इसी बीच जो दोनों बच्चे हैं मुन्नी और राजू वो घूमने बाहर जाते हैं और तभी जो राजू है वहाँ पर एक गाना गाने लगता है।
राजू व मुन्नी गाना गाकर पैसे एकत्रित करते हैं ताकि वो अपनी स्कूल की फीस भर सकें। नवेंदु कहते हैं कि तुमने भीख क्यों मांगी। वो राजू को थप्पड़ मार देते हैं और बाद में राजू से माफ़ी भी मांगते हैं। इधर लाला जी जो हैं वो पैसे मांगने घर आते हैं। सत्येन से उनकी बहन का हाथ मांगते हैं, लेकिन सत्येन लाला जी को डांट डपट कर वापस भगा देते हैं। घर की नीलामी हो रही होती है। बच्चे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। राजू की साइकिल भी वो ले जा रहे होते हैं। सारा सामान उठा लिया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके घर को न जाने किसकी नज़र लग गई हो। इधर दिवाली का त्योहार सब मना रहे हैं, लेकिन नवेंदु, खान भैया, माधवी भाभी, सत्येन सभी उदास हैं। तभी खान भाई उन्हें अपने घर के अंदर ले जाते हैं। बाहर पटाखों और फुलझड़ियों का शोर है। नवेंदु, जो कि उनका घर नीलाम हो जाता है, वहाँ पर ताला लग जाता है, लेकिन तब भी वो अपने घर के बाहर दिया जलाते हैं। तभी गीता जो है वो लाला जी के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मकान के कागज़ लौटा दो। लाला जी जो होते हैं वो गीता की इज्जत पर हाथ डालते हैं। तभी खान भैया वहाँ पर आते हैं, बीच बचाव करते हैं और लाला को खूब मारते पीटते हैं। इसी बीच माधवी नीला से मिलने उसके घर जाती है कि घर नीलाम होने से बच जाए, कुछ पैसे उन्हें दे दें ताकि उन्हें घर वापस मिल जाए। नीला भाभी को खरी खोटी सुनाती है। भाभी बहुत समझाने की कोशिश करती है, तभी नीला के वो पाँव भी पड़ती हैं। इसी बीच सत्येन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि जिस औरत के दिल में ममता नहीं वो बंजर जमीन के समान है। तभी बिजू भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों भाई खूब झगड़ते हैं। सत्येन बिजू से कहता है कि तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए भाई ने बलिदान दिया है, स्वयं भूखे रहकर तुम्हें पढ़ाया है, पर बिजू को उनकी बातों का कुछ भी असर नहीं होता। खूब मारपीट होती है और सत्येन अपनी भाभी को एक कमरे में बंद कर देता है। इसी बीच लड़ाई बढ़ जाती है। नीला सामने रखे फूलदान से सत्येन पर प्रहार करती है। वो बेहोश हो जाता है और खून से लथपथ। इसी बीच उसे अस्पताल ले जाने की तैयारियां की जाती है। नीला डॉक्टर को फ़ोन पर संपर्क करती है और तभी भाभी कमरे से सब कुछ सुन लेती है। सत्येन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि शायद ऑपरेशन होगा, क्योंकि उन्हें गहरी चोट लगी है। सत्येन के परिवार वाले उनकी सलामती की दुआ करते हैं। नीला और बीजू अपने वकील से बात करते हैं। डॉक्टर भी इस केस के संदर्भ में पुलिस से बात करती है कि जैसे ही सत्येन को होश आ जाएगा वो बयान दे देंगे। उधर नीला के वकील बताते हैं कि उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर सत्येन मर जाता है तो भी उन्हें 5 साल की जेल हो जाएगी, और अगर सही बयान दिया जाता है कि बिजू ने ही उन्हें मारा है तब भी वो जेल जाएगा। यानी कि जेल जाने के लिए बिजू को अब तैयार रहना ही है। अब नीला और जो बिजू हैं वो दोनों परेशान हो जाते हैं। उधर जब भाभी नवेंदु से ये सारी कहानी बता रही होती है कि कैसे उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो भी परेशान हो जाता है। भगवान की दुआ से उधर सत्येन को होश आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं। उधर सत्येन अभी भी बिजू से प्यार करता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेना चाहता है। बिजू को अपने किए पर आत्मग्लानि होती है। वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है और सत्येन को होश आता है और वो कहता है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, बल्कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, इस कारण उसे सिर में चोट आई है। बिजू पुलिस से कहता है कि अपराध उसने किया है तो सज़ा मेरे सौतेले भाई को नहीं मिलनी चाहिए, मैं गुनहगार हूँ। उधर फिर से नीला बिजू को भड़काती है कि भाइयों के प्रति अब वो कहती है कि अगर उसे जेल जाना है तो अब जाना ही होगा, लेकिन वो चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाए जिसमें सब परिवार वाले फंस जाएं। लेकिन ये सब बातें अब बिजू जान जाता है। वो जो है
अपनी पत्नी को नीला को थप्पड़ मार देता है और पश्चाताप करता है कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए वो अपने परिवार से बिछड़ गया था, भूल गया था। रीना भी वहाँ आ जाती है, सब परिवार के सदस्य वहाँ होते हैं। एक बार फिर से यही परिवार पिछली सब बातों को भूलकर पुरानी हवेली में चला जाता है और नीला भी, नवेंदु भैया, भाभी सब अपने एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। रीना और सत्येन भी एक हो जाते हैं। नवेंदु पिताजी का वही रिकॉर्ड, एक बंगला बने न्यारा, ये जो गीत होता है, इस धुन से सारा जो घर है वो फिर से गुंजामयान हो जाता है और इस कहानी का जो अंत है वो बहुत सुखद होता है। यानी कि एक जॉइंट फैमिली की जो कहानी है वो इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से ममता है, प्यार है, अपनापन है, त्याग है, आपसी सौहार्द है, प्रेम है, इस सब को दर्शाती हुई ये जो इस फिल्म की कहानी है वो काफ़ी अच्छी बन पड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है, FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पल पल दिल के पास। सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अफसाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतला।